अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप। एक ऐसा कंट्री लेकर आया हूं कि बहुत से लोग शायद उसे ना जानते हों और कम लोग जानते हों। मैं बात कर रहा हूं जनाब फ्रेंच पॉलिनेशिया। ये पॉलिनेशिया एक ऐसा छोटा सा कंट्री है जो कि फ़्रांस के अंडर आता है। ठीक है, इसकी पूरी डिटेल मेरे पास है। ये तकरीबन 121 जज़ीरों पर मबनी एक मुल्क है, छोटा सा, और 2000 किलोमीटर के आसपास ये फैला हुआ है। ठीक है, और साउथ पैसिफिक ओशियन के पास इसके जजीरे हैं, और इसकी जितनी भी टेरिटरी है ना वो फ्रांस के कंट्रोल में। ये फ्रांस के अंदर नहीं है लेकिन फ्रांस के कंट्रोल में आती। ठीक है, और पॉलिनेशियन जो ओशियाना कंट्री है वहाँ पे ये आबाद है। और यहाँ पे जनाब ये जो इसको क्लेम किया था 1942 में सबसे पहले फ्रांस ने। और पपीती पपीती या पपीते इसके कैपिटल का नाम है। ठीक है, और यहाँ पे जो लैंग्वेजेस बोली जाती हैं वो फ्रेंच और ताहिटियन दो लैंग्वेजेस हैं। इसके अलावा यहाँ पे 65% तकरीबन मिक्स लोग हैं। जो अनमिक्स लोग हैं, जो सारे सिर्फ और सिर्फ पॉलिनेशियन हैं, बाकी मिक्सड हैं। इसके अलावा जनाब यहाँ पे पार्लियामेंट्री और डेमोक्रेटिक जो डिपेंडेंसी है, और यहाँ पे जनाब सेनेटर भी हैं। एरिया इसका तकरीबन 4167 स्क्वायर किलोमीटर बनता है, और यहाँ 12% तकरीबन पानी है हर जगह पे, और 2,78,786 के आसपास इसकी आबादी है, जो कि 2023 में उसको किया गया था। और यहाँ पे और भी बहुत सी चीज़ें हैं जनाब। यहाँ पे 5 तरह के जो जजीरे हैं उनमें ऑस्ट्रल आइलैंड है, गैम्बियर आइलैंड है, उसके अलावा मार्क्वेसिस आइलैंड है, इसके अलावा जनाब सोसाइटी आइलैंड है, लवीरड आइलैंड्स हैं, टोमाटाटूस, इस तरह के बहुत से आइलैंड्स हैं यहाँ पे। ये तो है जनाब इसकी डिटेल। ठीक है, आज बात करते हैं जनाब इसके वीज़ा की। जो पॉलिनेशिया है ना, ये फ्रेंच के कंट्रोल में जो आता है, ये एक ऐसा कंट्री है कि यहाँ पे आप जाके ऐसा इंजॉयमेंट आपको मिलेगा कि शायद आपको लगेगा कि आप दूसरी दुनिया से कट ऑफ हो गए हैं, दूसरी दुनिया से आपका कोई ताल्लुक़ नहीं है, सिर्फ आप हैं, पॉलिनेशियन लोग हैं, और यहाँ का पपीती है, और यहाँ के ऐसे फल हैं जो आपने पहले कभी नहीं देखे होंगे। इट्स रियली अमेजिंग। यहाँ पे आप स्टडी क्या करेंगे, कोई इतनी कोई ख़ास यूनिवर्सिटीज़ नहीं है। यहाँ पे बिज़नेस कर सकते हैं, उसके लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं। यहाँ पे आप जॉब भी आपको मिल सकती है अगर आपको ख़ास स्पेसिफिक जो शोबे हैं उनमें आप एक्सपर्ट हो। लेकिन टूरिज़म के लिए तो ये ओपन है, ये खुला है। और यहाँ पे अगर आपने टूरिज़म के लिए जाना है ना दोस्तों, तो एक चीज़ ज़हन में रख लें, इसका ई वीज़ा अप्लाई करेंगे आप। कौन सा वीज़ा अप्लाई करेंगे? ई वीज़ा। इसकी एम्बेसी पाकिस्तान में है नहीं, तो आप ऑनलाइन ही अप्लाई करेंगे। उस सिलसिले में ये जो ऊपर आपको पोर्टल नज़र आ रहा है, लिंक नज़र आ रहा है, आपने इसको क्लिक करना है और सारी डिटेल आपके पास सामने होगी। आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको किसी की मदद की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, भाई मैं कैसे अप्लाई करूं, क्या क्या चीज़ें चाहिए। यू कैन डू दिस जॉब ईजीली। तो ये जितना भी प्रोसेस है ना दोस्तों, ये बहुत ही ईजी और आसान है। ठीक है, इसके करने के लिए आपको किसी के पास नहीं जाना पड़ेगा और ना ही किसी की हेल्प की ज़रूरत है। ये आप लिंक ओपन करेंगे, पोर्टल ओपन करेंगे, सो एवरीथिंग वुड बी इन फ्रंट ऑफ यू। अच्छा, फिर भी चिदा चीज़ें जो मैं आपको बता देता हूँ। पहली बात तो ये कि आपका पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए। दूसरी बात ये कि आपके पास कंफर्म रिटर्न टिकट होनी चाहिए जो 5-6 लाख की होगी, इससे कम नहीं होगी। तीसरी बात यह है कि आपकी मेडिकल होना चाहिए। चौथी बात, आपकी बैंक स्टेटमेंट तकड़ी होनी चाहिए, कुछ 10-12 लाख की होनी चाहिए मिनिमम। और इसके अलावा जी आपकी हेल्थ के डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, वो भी आप करवा लें। और आपने अगर पहले कभी ओशियाना में गए हैं तो फिर तो आपको कोई मसला नहीं होगा। ठीक है, इसके साथ जब आप यहाँ पे पोर्टल पे जाएंगे, एक फॉर्म आपने फिल करना होगा, उसको भी आपने अपने पास रख लेना है। ठीक है, उसका प्रिंट ले लेना है। और कुछ चीज़ें वहाँ पे अपलोड करने वाली होगी, आपकी तस्वीरें होनी चाहिए। आप बैंक स्टेटमेंट कर लें, पासपोर्ट के साथ अटैच कर लें, आप उसका PDF बना के उसको कर लें। तो यही एक छोटी सी एक सीरीज़ है डॉक्यूमेंट्स की, जिसको आपने प्रिपेयर करना होता है, फुली प्रिपेयर करना होता है, और उसके बाद अब आपने अप्लाई करना होता है। ठीक है, तो ये जो फ्रेंच पॉलिनेशियन कंट्री है ना, यहाँ पे चीज़ें भी सस्ती हैं, लेकिन होटल थोड़े से हो सकता है कॉस्टली हो सकता है जैसे मालदीव जैसा जो उनका पूरा प्रोटोकॉल्स हो,
कि उन्होंने आपको लंच साथ कर आपको देना होता है, वाटर में एक्वेटिक लाइफ आपको प्रोवाइड करनी होती है, तो फिर जितनी ज़्यादा सहूलतें लेंगे उतने ही ज़्यादा आपको पैसे पे करने पड़ेंगे। अच्छा जी, प्रोसेस ये है कि जैसे मैंने पहले बताया, आपने उस पोर्टल पे जाना है, वहाँ पे जाके आपका नाम, पता, आपका एड्रेस, आपका पासपोर्ट नंबर, आप वहाँ पे क्यों जा रहे हैं, टूरिज़्म के लिए जा रहे हैं, साइट सीइंग के लिए जा रहे हैं, वहाँ पे किसका एड्रेस आपके पास है, उसकी होटल बुकिंग, वो सारा, इसके साथ साथ आपकी तस्वीरें, आपका पासपोर्ट, ये सारा कुछ वहाँ पे अपलोड कर देना है। और फिर आपने इंतज़ार करना है जनाब 15 से 20 दिन का। और ये मैं 15 से 20 दिन मैक्सिमम बता रहा हूँ। हो सकता है आपको 1 घंटे में वीज़ा आ जाए, हो सकता है आपको 4 दिन में वीज़ा आ जाए, हो सकता है आपको 1 हफ्ते में आ जाए। तो सिंगल एंट्री के साथ आपको वहाँ पे आप एंट्री मिल सकती है, मल्टीपल एंट्री के साथ भी मिल जाती है। तो ये ज़हन में रखें कि आपके पास 50 से $100 होने चाहिए, ठीक है, इस प्रोसेस में। थोड़े से ज़्यादा भी रख लें, इट्स ओके, नो इशू। लेकिन ये है कि इसका वीज़ा आपको मिल जाता है। लेकिन एक प्लान बना के जाएं कि आपने वहाँ पे किस आइलैंड में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करनी है, आपने कहाँ कहाँ जाना है, कौन सी फूड है, किस होटल में ठहरना है। अगर उनकी कैटेगरी 5 आइलैंड्स की हैं तो आप किस किस आइलैंड में जाएंगे, कैसे जाएंगे, फेरीज़ के थ्रू जाएंगे, बोटिंग करेंगे, या कोई अपनी वहाँ पे प्राइवेट बोटिंग या प्राइवेट फेरीज़ बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो ये ज़हन में रख लें कि मेरे ख़्याल में अगर आप फ्रांस जाते हैं ना, तो अगर आपका वहाँ पे $100 एक दिन का खर्चा है, तो यहाँ पे $200 होगा। क्योंकि याद रखें, कोई भी ऐसा कंट्री जहाँ पे एक्वेटिक लाइफ है, पानी की ज़िंदगी है, मैरीटाइम लाइफ है, वहाँ पे जजीरे हैं, और वहाँ पे जो लोग सहरा भी इंजॉय करते हैं, वहाँ पे साहिल समंदर भी इंजॉय करते हैं। जो साहिल की ज़िंदगी होती है ना दोस्तों, वो बहुत दिलकश भी होती है, और दिलरुबा भी होती है, और थोड़ी सी करख्त भी होती है। वहाँ पे पैसे ज़्यादा चाहिए होते हैं, वहाँ पे आपको रहने के लिए, खाने पीने के लिए आपके पास वसाइल, रिसोर्सेज ज़्यादा होने चाहिए। तो ये चीज़ें हैं, वो बहुत से लोग वो स्किप कर जाते हैं, आपको नहीं बताते। लेकिन मेरे नज़दीक ये है कि जो साहल की ज़िंदगी होती है ना, जो ऐसे कंट्री जो आइलैंड्स पे होते हैं, वहाँ पे सैलाब भी बहुत आते हैं, वहाँ पे पानी ही पानी है। तो अगर आप उसके यूज़ टू नहीं है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप सर्दी में चले जाते हैं या बहुत ज़्यादा बारिशों के मौसम में चले जाते हैं, आप वहाँ की आंधियाँ बर्दाश्त नहीं करते, वहाँ पे सैलाब बर्दाश्त नहीं करते, वहाँ पे जो वेट लाइफ है वो आप बर्दाश्त नहीं करते, तो मेरा ख्याल है फिर आप वहाँ पे जाके परेशान हो जाएंगे, अपसेट हो जाएंगे। तो इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते अपने अपने दिस ऑल थिंग शुड बी केप्ट इन योर माइंड, तो फिर आप वहाँ पे मूव करें। दूसरी बात यह है कि वहाँ की टिकट बहुत ही कॉस्टली है, और मेरे नज़दीक अगर आप वहाँ पे जाना चाहते हैं, वैसे 15 से 30 दिन तक आप वहाँ पे रह सकते हैं। हो सकता है कि आप ये एक्सटेंडेबल भी हो, लेकिन आपका दिल नहीं चाहेगा, आप 15 से 20 दिन ही वहाँ पे अगर निकाल लें। जैसे कि अज़रबैजान एक ऐसा कंट्री है जो 1 हफ़्ते में ख़त्म हो जाता है, यानी कि 1 हफ़्ते के बाद आपको याद आना शुरू हो जाती है कि भाई हमने पाकिस्तान वापस जाना है, यहाँ पर कुछ भी नहीं। आप बाकू जाएंगे, एक शहर वहाँ का देखेंगे, या सुबकुत, गांजा, या इस तरह के शेखी, इस तरह के शहर देखेंगे, तो फिर आपका मन भर जाएगा और आप कहेंगे भाई मैं जल्दी जल्दी पाकिस्तान जाऊँ, मुझे याद आ रही। तो सेम विद द केस ऑफ ओशियाना कंट्री। ओशियाना कंट्री में भी ऐसा होता है, फिजी है, टोगो है, या किरिबाती है, यहाँ पे तो शायद आप 1 महीना रह लें, लेकिन इस कंट्री में शायद आप 10-15 दिन रहें। तो प्यारे दोस्तों, ये है पूरी डिटेल, और वो वेबसाइट ज़रूर देखिएगा, लिंक ज़रूर देखिएगा, आपको बाकी मानदा सारी चीज़ें वहाँ से मिलेगी। तो प्यारे भाइयों, एज़ फार एज मी इज़ कंसर्न, मैं कोई वीज़ा एजेंट नहीं हूँ, ना मैं एक लॉयर हूँ, आपका दोस्त हूँ, आपका भाई हूँ, आपको गाइड करता रहता हूँ, और यही मेरा डिस्क्लेमर भी है। तो आज तक के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट कंट्री नेक्स्ट वीज़ा इंडेक्स के साथ। तब तक के लिए अपना भरपूर ख्याल रखें, भाई को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।